जय हिंद साथियों, मैं अंकित कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं सृष्टि ज्ञान केंद्र में, जहां हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11वीं की पॉलिटिकल साइंस और जिसमें चल रहा है अध्याय 6 जिसका नाम है न्यायपालिका, जिसमें अभी तक हमने बहुत सारी चीजें समझ ली हैं। अमूमन पूरा चैप्टर समझ लिया है, हम अंत पर आ गए हैं चैप्टर के। अब हम चल रहे हैं समझने न्यायपालिका और संसद के बीच के संबंधों को समझने। जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि भारत के संविधान के अपने 3 अंग हैं और इन्हीं 3 अंगों के माध्यम से पूरा भारत संचालित किया जाता है। आप जानते हैं, एक है विधायिका, एक है कार्यपालिका और एक है न्यायपालिका। आपको मैंने बता ही दिया है कि न्यायपालिका का परम कर्तव्य क्या है। परम कर्तव्य उसका है संविधान की व्याख्या करना अथवा संविधान की सुरक्षा करना, और अगर किसी के भी अधिकारों में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो उनके अधिकारों को स्पष्ट करना, यह भी काम आपकी न्यायपालिका के अंतर्गत आता है। और मैंने आपको यह भी बता दिया है कि न्यायपालिका का चयन जहां आपकी कार्यपालिका कर रही है, वहां उसे उसके स्थान से हटाने का काम आपकी विधायिका कर रही है। यह आप बखूबी जान गए हैं। तो अब हम चल रहे हैं आपकी संसद और न्यायपालिका को संबंधों को स्पष्ट करने कि इनके बीच में क्या संबंध है और ये किस प्रकार से एक दूसरे से संबंधित हैं। तो आइए पढ़ते हैं और इसी के साथ ये चैप्टर भी समाप्त करते हैं। न्यायपालिका के अधिकार के मुद्दे पर तो सक्रियता न्यायपालिका ने अधिकार के मुद्दों पर तो सक्रियता दिखाई ही है। राजनीतिक व्यवहार बर्ताव से संविधान को ठेंगा दिखाने की प्रवृत्ति पर भी अंकुश लगाया है। आपने न्यायिक सक्रियता को समझ लिया है। न्यायिक सक्रियता के माध्यम से न्यायपालिका ने उन मुद्दों पर भी काम किया है जिन मुद्दों पर काम वास्तविक रूप से विधायिका को करना चाहिए था या कार्यपालिका को करना चाहिए था, और आपके अधिकारों को सुरक्षित करने में उसने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। और इसी के साथ आपको और आपकी ये जो संसद है, ये जो किसी भी काम को करने से जो कतराती है, उन कामों को भी करने में उसने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। उन्हें ये सख्ती से आदेश दिया है कि अगर आप इन कामों पर काम नहीं करेंगे, इन विषयों पर काम नहीं करेंगे, तो मजबूरन मुझे आपकी शक्ति का प्रयोग करते हुए मुझे इन पर कानून बनाना पड़ेगा। ये सारी चीजें हैं। तो इस चीज ने आपकी संसद की जो वो कार्य पद्धति थी, ढीलेपन की, उस कार्य पद्धति को बहुत सही करने में भूमिका निभाई। इसी कारण जो विषय पहले न्यायपालिका पुनर्वालोकन के दायरे में नहीं थे, उन्हें भी अब इस दायरे में ले लिया गया है, जैसे राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियां। ऐसे और भी अनेक उदाहरण हैं जिनमें सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय की स्थापना के लिए कार्यपालिका की संस्थाओं को निर्देश दिए, जैसे उसने हवाला मामले, नरसिंह राव मामले और पेट्रोल पंपों के अवैध आवंटन जैसे अनेक मामलों में सीबीआई को निर्देश दिए कि वह भ्रष्ट राजनेताओं और नौकरशाहों के विरुद्ध जांच करे। आपने इनमें से कुछ के बारे में सुना होगा। इनमें से कई उदाहरण न्यायिक सक्रियता के परिणाम हैं। तो आज के टाइम में जो काम वास्तविक रूप से आपकी विधायिका के हैं, कार्यपालिका के हैं, उन कामों को भी कराने में आपकी न्यायिक सक्रियता ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। आपके कार्यपालिका के भ्रष्ट कर्मचारियों को, आपके मंत्रियों को, आपके विधायकों को, सांसदों को, उनकी जो करतूतें हैं, उन करतूतों को सही करने में न्यायपालिका ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है और उन्हें सही रास्ते पर चलने के लिए मजबूर किया है। इस सक्रियता ने देश की जनता का ट्रस्ट, देश की जनता का भरोसा न्यायपालिका पर और बढ़ा दिया है, जिससे कि जनता उस पर और भरोसा कर रही है, और जब भी उसके साथ कुछ भी गलत होता है तो वो पहली प्रेफरेंस न्यायपालिका को ही रखती है। भारतीय संविधान शक्ति के सीमित बंटवारे, अवरोध
तथा संतुलन के एक सुंदर सिद्धांत पर आधारित है। इसका मतलब यह है कि सरकार के प्रत्येक अंग का एक स्पष्ट कार्य क्षेत्र है। संसद कानून बनाने और संविधान का संशोधन करने में सर्वोच्च है। अंडरलाइन कर लेना, संसद क्या करती है? कानून बनाती है और संविधान में संशोधन करने में सर्वोच्च है। कार्यपालिका उन्हें लागू करने तथा न्यायपालिका विवादों को सुलझाने और यह सुनिश्चित करने में सर्वोच्च है कि क्या बनाए गए कानून संविधान के अनुकूल है। इस स्पष्ट कार्य विभाजन के बावजूद संसद और कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के बीच टकराव भारतीय राजनीति की विशेषता रही है। सब कुछ स्पष्ट होने के बावजूद भी विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में डिस्प्यूट, न्यायपालिका बनाम कार्यपालिका में डिस्प्यूट है। ये डिस्प्यूट होने का मेन रीजन क्या है कि कोई ना कोई तो अपनी ड्यूटी को सही से निभा नहीं रहा है, तभी तो डिस्प्यूट पैदा हो रहा है। और देखो भाई, ये तीनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, तो डिस्प्यूट होना तो लाजिमी है। आपका भी काम वही है, मेरा काम भी वही है। आप कोई कानून बना रहे हैं और उसमें मैं गलती निकाल रहा हूं, तो इसका मतलब मैं आपके काम में हस्तक्षेप कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? तो भैया काम ही ऐसा है, हस्तक्षेप तो होगा ही होगा। हस्तक्षेप होना लाजिमी है, ये तो लाजिमी है। हस्तक्षेप तो मेरे को करना ही पड़ेगा आपके काम में। बिना हस्तक्षेप करे तो मजा ही नहीं आएगा। हस्तक्षेप करना ही मेरा परम कर्तव्य है, क्योंकि अगर आप कुछ गलत कर रहे हो तो उसको, अगर आप कोई कानून बना रहे हो, उसकी संवैधानिकता जांचना मेरा काम है। तो अगर मैं संवैधानिकता आपकी जांच रहा हूं उस कानून की, और उसमें मैं गलती पा रहा हूं तो मैं उस कानून को रद्द कर रहा हूं, तो मैं तो अपना काम कर रहा हूं ना। फिर भी आप अगर मुझ पर यह आरोप लगा रहे हैं कि आप मेरे कार्य क्षेत्र में आकर दखल अंदाजी कर रहे हैं, तो ये सरासर अन्याय है। ये न्याय कहां है भैया? मेरा तो काम है ना। तो ये जो आपकी ये तीनों संस्थाएं हैं, आपकी कार्यपालिका, आपकी न्यायपालिका, आपकी विधायिका, ये तीनों एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड है। ये तीनों एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड है। तो इसीलिए इनका आपस में शक्ति को लेकर टकराव होना कोई बड़ी बात नहीं है, ये लाजमी सी बात है। अगर घर में बर्तन है तो उनमें खटर पटर तो होगी ही होगी। ठीक है, हमने संपत्ति के अधिकार और संसद की संविधान को संशोधित करने की शक्ति के संबंध में संसद और न्यायपालिका के बीच हुए टकराव का पीछे उल्लेख किया। आइए इसे एक बार फिर दोहरा लें। संविधान लागू होने के, इसे सुन लेना, ये बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत सी आपका सबसे प्रसिद्ध संविधान संशोधन है और सबसे विवादित कानून है भारत का। सुनना इसे। संविधान लागू होने के तुरंत बाद संपत्ति के अधिकार पर रोक लगाने की संसद की शक्ति पर विवाद खड़ा हो गया। संसद संपत्ति रखने के अधिकार पर कुछ प्रतिबंध लगाना चाहती थी, जिससे भू सुधार को लागू किया जा सके। न्यायपालिका ने निर्णय दिया कि संसद मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं कर सकती। संसद ने तब संविधान को संशोधित करने का प्रयास किया, लेकिन न्यायपालिका ने कहा कि संविधान के संशोधन के द्वारा भी मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं किया जा सकता है। संविधान ने स्पष्ट कर, देखो हमारे देश में राजा रजवाड़े थे, सबको पता है ये बात। हमारे देश में राजा रजवाड़े थे। तो जब हमारा देश बना तो ये राजा रजवाड़ों के पास अथाह भूमि थी, बहुत ज्यादा, जितने का ये प्रयोग भी नहीं करते थे उससे कहीं ज्यादा भूमि इनके पास थी। और हमारे देश के संविधान में हमने एक मौलिक अधिकार देख रखा था, संपत्ति का अधिकार। अब तो वो एक सामान्य अधिकार बन गया, पहले वो क्या था? एक मौलिक अधिकार था, जिस कारण से अगर आपके इस अधिकार का कोई उल्लंघन करता है तो आप सीधे न्याय प्राप्ति के लिए जा सकते हैं। और देश में गरीबी बहुत थी, सुनना ध्यान से, देश में गरीबी बहुत थी और कुछ लोगों के पास अपार भूमि थी और कुछ लोगों के पास इतनी भी भूमि नहीं थी कि वो अपने लिए 2 वक्त की रोटी भी जुटा सके। तो भारत सरकार ने इसका एक सल्यूशन निकाला कि जिन लोगों के पास इतनी अपार भूमि है उनसे
उनसे उन सबके लिए एक कानून बनाया जाए कि हर व्यक्ति के पास सिर्फ इतनी मिनिमम भूमि हो सकती है, कम से कम इतनी भूमि रख सकते हैं आप, या ज्यादा से ज्यादा इतनी भूमि रख सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। इससे ज्यादा अगर आपके पास है तो वो भूमि सरकार ले लेगी। तो इस मामले में जो अमीर लोग थे वो कहां चले जाते हैं? अदालत चले जाते हैं कि सरकार हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रही है, हमसे हमारी संपत्ति छीन रही है। लेकिन ये अगर सरकार ये कानून नहीं उठाती, ये कदम नहीं उठाती, तो देश में गरीबी भी नहीं हटती भाई, क्योंकि कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा भूमि थी और कुछ लोगों के पास इतनी भी नहीं कि 2 वक्त की रोटी भी जुटा सके। तो जब तक संसाधनों में बंटवारा समान नहीं होगा, और सबसे बड़ा संसाधन अगर इस धरती पे कुछ है तो धरती ही है, और जिसके पास धरती रहेगी उसके पास कमाई रहेगी। तो जब तक धरती का समान बंटवारा नहीं किया जाएगा तब तक तो समानता को लाना नामुमकिन है। तो जिन लोगों की जमीन छिन रही थी उन्होंने अदालत में याचिका डाल दी कि हमारे संविधान मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। तो सरकार ने अपनी नीति को सही करने के लिए क्या कर दिया? सरकार ने कहा कि हम संविधान में संशोधन कर देंगे। तो अदालत ने, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आप संविधान में संशोधन करके भी मौलिक अधिकारों में छेड़छाड़ नहीं कर सकते, मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं कर सकते। फिर अदालत ने यह भी माना कि अगर भैया ये भूमि सुधार कानून लागू नहीं होगा तो समानता कैसे आएगी, न्याय कैसे होगा, सबको एक समानता कैसे आएगी? ये जो गरीबी अमीरी की जो भारत में जो इतनी बड़ी खाई है, इस खाई को कैसे पाटा जाएगा? तो फिर आपकी सर्वोच्च न्यायालय ने जो मौलिक आपका संपत्ति का अधिकार था उसे मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया, और उसे एक सामान्य अधिकार बना दिया। ये जो है केस, ये केशव नंद भारती नाम के केस से बहुत ज्यादा फेमस है। तो अगर आप जानना चाहें इसके बारे में डिटेल से तो आप इसको गूगल पे सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पे, और इसके बारे में बहुत सारी जानकारी है। ठीक है। संसद और न्यायपालिका के बीच विवाद के केंद्र में निम्नलिखित मुद्दे थे। क्या मुद्दे थे? सुनना। निजी संपत्ति के अधिकार का दायरा क्या है? एक व्यक्ति के पास कितनी ज्यादा से ज्यादा संपत्ति होनी चाहिए? ठीक है। मौलिक अधिकार को सीमित, प्रतिबंधित और समाप्त करने की संसद की शक्ति का दायरा क्या है? मौलिक अधिकार को सीमित कब कर सकती है संसद, उसे समाप्त कब कर सकती है संसद, या उसे प्रतिबंधित कब कर सकती है संसद? इस विषय पर भी लड़ाई थी संसद और आपकी न्यायपालिका की। संसद द्वारा संविधान संशोधन करने की शक्ति का दायरा क्या है? संसद के पास संविधान में संशोधन करने की क्या शक्तियां हैं, इस विषय पर भी थी। क्या संसद नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए ऐसे कानून बना सकती है जो मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करें? इस विषय पर भी लड़ाई थी। तो ये सारे विषय की लड़ाई यहीं पर समाप्त हो जाती है। 1967 से 1973 के बीच यह विवाद काफी गहरा गया। भूमि सुधार कानून के अतिरिक्त निवारक नजरबंदी कानून, नौकरियों में आरक्षण संबंधी कानून, सार्वजनिक उद्देश्य के लिए निजी संपत्ति के अधिग्रहण संबंधी नियम और अधिगृहित निजी संपत्ति के मुआवजे संबंधी कानून आदि ऐसे उदाहरण हैं जिन पर विधायिका और न्यायपालिका के बीच विवाद हुए। तो इन सब टॉपिक्स पे आपकी न्यायपालिका और विधायिका के बीच में विवाद होता है। फिर भैया विधायिका भी जनहित के लिए काम कर रही थी और न्यायपालिका भी जनता के अधिकारों को सुरक्षित करने का काम कर रही थी, तो दोनों ही गलत नहीं थे। फिर दोनों ने मध्यस्थता करी और फिर जो चीज सही थी उसे फिर एक्सेप्ट किया गया कि आपकी न्यायपालिका ने माना कि भाई भूमि सुधार नहीं होगा तो फिर ये जनता में जो गरीबी है इसको भी समाप्त नहीं किया जा सकेगा। और आरक्षण के, सरकारी नौकरियों में आरक्षण का जो विषय था वो भी सही था, क्योंकि एक वर्ग के साथ, एक समुदाय के साथ एक बहुत लंबे समय से 1500 सालों से जिसका शोषण हो रखा है वो एक दिन में समानता आ जाने से समान नहीं हो जाएंगे। उनको अपलिफ्ट करने के लिए सरकार को खुद काम करना पड़ेगा, उन्हें किसी न किसी तरीके से कुछ ज्यादा मुहैया कराना पड़ेगा जिससे कि वो आगे निकल सके।
तभी वो आगे निकल पाएंगे, नहीं तो वो कभी भी आगे नहीं निकल पाएंगे। तो इन सब बातों पे दोनों का, विधायिका और आपकी न्यायपालिका के बीच में अंडरस्टैंडिंग बनती है और सारे विषयों को समाप्त किया जाता है बातचीत के माध्यम से। 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया जो संसद और न्यायपालिका के संबंधों के नियम में बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया। ये अंडरलाइन कर लेना। यह केशव चंद्र भारती मुकदमे के रूप में प्रसिद्ध है। इस मुकदमे में न्यायालय ने निर्णय दिया कि संविधान का एक मूल ढांचा है। संविधान का क्या है? मूल ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर है, और इस बेसिक स्ट्रक्चर को कोई कभी भी खंडित नहीं कर सकता है किसी भी कीमत पर। आपके संविधान का एक बेसिक स्ट्रक्चर, इस केशवानंद भारती में केस में आपके न्यायपालिका ने कहा कि संविधान का एक बेसिक स्ट्रक्चर है और उस बेसिक स्ट्रक्चर को किसी भी कीमत पर उससे किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है, कुछ भी हो जाए। ठीक, आगे सुनिए। इस मुकदमे में न्यायपालिका ने निर्णय दिया कि संविधान का एक मूल ढांचा है और संसद सहित कोई भी उस मूल ढांचे से छेड़छाड़ नहीं कर सकता। संसद भी इस मूल ढांचे में कोई भी भैया बिल्डिंग का मूल ढांचा होता है ना, जिसपे बिल्डिंग खड़ी होती है, अगर आप मूल ढांचे में छेड़छाड़ करेंगे तो पूरी बिल्डिंग ही बर्बाद हो जाएगी। तो वैसे ही कहा गया कि आपके संविधान का भी कुछ मूल ढांचा है और उस मूल ढांचे में न सर्वोच्च न्यायालय कोई छेड़छाड़ कर सकता है, न विधायिका कर सकती है, ना ही कार्यपालिका, कोई भी उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकता है। संविधान संशोधन द्वारा भी इस मूल ढांचे को नहीं बदला जा सकता। न्यायालय ने दो और काम किए। संपत्ति के अधिकार, सुन लो, न्यायालय ने दो और काम किए। संपत्ति के अधिकार के विवादास्पद मुद्दे के बारे में न्यायालय ने कहा कि यह मूल ढांचे का हिस्सा नहीं है, इसे मूल ढांचे के हिस्से से बाहर कर दिया। किसे? आपके संपत्ति के अधिकार को, ठीक है, हिस्सा नहीं है और इसीलिए इस पर समुचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है। दूसरा, न्यायालय ने यह निर्णय करने का अधिकार अपने पास रखा कि कोई मुद्दा मूल ढांचे का हिस्सा है या नहीं। यह निर्णय न्यायपालिका द्वारा संविधान की व्याख्या करने की शक्ति का सर्वोच्चतम उदाहरण है। न्यायपालिका यह तय करेगी कौन सा विषय मूल ढांचे का विषय है और कौन सा विषय मूल ढांचे का विषय नहीं है। संविधान की व्याख्या करने के सर्वोच्चतम शक्ति सिर्फ किसी के पास है, तो वो किसके पास है? भारत के संविधान के, भारत की सर्वोच्च न्यायालय के पास है और कोई भी संविधान की व्याख्या करने का दावा नहीं कर सकता है। ना हाई कोर्ट, ना लोअर कोर्ट, ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सिर्फ एक ही कोर्ट भारत में कर सकता है। वो कौन सा है? सर्वोच्च न्यायालय। एक ही न्यायालय है जो भारत के संविधान की व्याख्या करने का दावा कर सकता है। वो ही अकेले बता सकता है कि कौन सी चीज बेसिक स्ट्रक्चर की चीज है और कौन सी चीज बेसिक स्ट्रक्चर की चीज नहीं है। इस चीज को परिभाषित करने का काम सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय ही करेगा और कोई भी नहीं कर सकता है। इस निर्णय ने विधायिका और न्यायपालिका के बीच विवादों की प्रकृति ही बदल दी। जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से 1979 में हटा दिया गया और इससे शासन के इन दो अंगों के बीच संबंधों की प्रवृत्ति बदल गई। फिर भी इन दोनों के बीच विवाद के कुछ बिंदु बचे हैं, जैसे क्या न्यायपालिका विधायिका की कार्यवाही का नियमन और उसमें हस्तक्षेप कर उसे नियंत्रित कर सकती है। संसदीय व्यवस्था में संसद को अपना संचालन खुद करने तथा अपने सदस्यों का व्यवहार नियंत्रित करने की शक्ति है। संसदीय व्यवस्था में विधायिका को विशेषाधिकार के हनन का दोषी पाए जाने पर अपने सदस्य को दंडित करने का अधिकार है। जो व्यक्ति विधायिका के विशेषाधिकार हनन का दोषी हो, क्या वह न्यायालय की शरण ले सकता है? सदन के किसी सदस्य के विरुद्ध स्वयं
स्वयं संसद द्वारा यदि कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है तो क्या वह सदस्य न्यायालय से सुरक्षा प्राप्त कर सकता है? ये मुद्दे अभी भी सुलझ नहीं पाए और दोनों के बीच विवाद का विषय बने रहते हैं। इसी प्रकार संविधान यह व्यवस्था करता है कि न्यायाधीशों के आचरण पर संसद में चर्चा नहीं हो सकती, लेकिन अनेक अवसरों पर संसद और राज्यों की विधान सभाओं में न्यायपालिका के आचरण पर उंगली उठाई गई। उसी प्रकार न्यायालय ने भी अनेक अवसरों पर विधायिका की आलोचना की है और उन्हें अनेक विधायी कार्यों के संबंध में निर्देश दिए हैं। विधायिका इसे संसदीय संप्रभुता के सिद्धांत के उल्लंघन के रूप में देखती है। देखो बहुत सारे विवाद हैं और मैंने आपको कह दिया है, अगर एक ही घर के बर्तन है और हैं तो टकराएंगे तो जरूर, क्योंकि दोनों का काम ही जनता का कल्याण करना है, संविधान की रक्षा करना है। एक को संविधान को फॉलो करते हुए कानून बनाना है तो एक को संविधान की रक्षा करना है, संविधान की व्याख्या करना है। तो अगर उसे लगता है कि वो जो काम कर रहा है उसके काम में किसी भी प्रकार के संविधान की अनदेखी है तो वो उसे रोकेगा ही। और जो विधायक है, जो सांसद है, उन पर कार्रवाई करने का सर्वोच्च अधिकार किसके पास? संसद के पास है। लेकिन वो भी तो इंसान है ना। अगर मान लीजिए संसद में तो बहुमत वाले दल का नेता होता है और वो अपने दल के लोगों को बचाने के चक्कर में दूसरे दल के लोगों के ऊपर दंडनीय कार्रवाई कर देता है, तो क्या जिस द्वेषवश जो कार्रवाई हुई है उस सांसद के साथ, क्या वो जा सकता है न्यायालय? जैसे अभी भाजपा के एक सांसद ने एक बीएसपी के एक सांसद को गालियां बकी संसद में, लेकिन उस पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी ने कोई खास कार्रवाई नहीं करी। लेकिन वहीं राज्यसभा में राघव चड्ढा और संजय सिंह पर एक बड़ी कार्रवाई हो जाती, उन्हें पूरे समय काल के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। तो ये क्या इस प्रकार के मामलों में क्या ये दोनों सदस्य, संसद के ये दोनों सदस्य न्यायपालिका जा सकते हैं? और क्या वो व्यक्ति मानहानि का केस ठोक सकता है? क्योंकि संसद के मामलों में, संसद में होने वाली कार्रवाई के मामले में सारी की सारी जिम्मेदारी आपके लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा के स्पीकर के ऊपर, सभापतियों के ऊपर होती है। वो जो निर्णय, इन मामलों में आप न्यायपालिका नहीं जा सकते। तो और इन सब चीजों पे डिस्प्यूट है, ये सारी चीजें डिस्प्यूटेड है कि क्या अगर किसी सांसद या विधायक के साथ कुछ गलत होता है संसद में तो क्या वो न्यायालय की शरण ले सकते हैं? ऐसे विषयों पर विवाद है और दोनों के बीच विवाद है और न्यायालय भी नहीं चाहता कि उसके मामले में संसद कुछ करे, तो दोनों के बीच में डिस्प्यूट्स है और इन डिस्प्यूट्स पर कोई खास स्पष्टीकरण नहीं है हमारे संविधान में। होना भी चाहिए, हर चीज का स्पष्टीकरण नहीं होगा, कुछ चीजें परिस्थितियों के हिसाब से भी तय होनी चाहिए। बहुत सारी चीजें होती हैं जो परिस्थितियों के हिसाब से तय हो तो ज्यादा अच्छी होती है, हम अपने हिसाब से करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा नहीं होगा। तो अब आते हैं, इन मुद्दों से यह स्पष्ट होता है कि सरकार के किन्हीं दो अंगों के बीच संतुलन कितना संवेदनशील है और लोकतंत्र में सरकार के एक अंग का दूसरे अंग की सत्ता के प्रति सम्मान बरतना कितना जरूरी है। दोनों के प्रति सम्मान बरतना पड़ेगा, तभी लोकतंत्र जीवित रहेगा। विधायिका न्यायपालिका की सत्ता के सम्मान करे और न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका की सत्ता का सम्मान करे, तभी देश चल पाएगा। अब जैसे हमारे देश में कभी कभी न्यायपालिका किसी भी विषय पर अपनी टिप्पणी देती है तो विधायिका उस टिप्पणी पर पूरी तरीके से परिवर्तित एक कानून बना देती है। जैसे अभी एक आपने सुना होगा कि दिल्ली सरकार के जो सरकारी कर्मचारी नौकरशाह हैं उन पर अधिकार पूर्ण रूप से दिल्ली सरकार को दिया था आपके सर्वोच्च न्यायालय ने, तो उसके खिलाफ संसद ऑर्डिनेंस लेकर आ गई और पूरा का पूरा कानून ही पलट दिया, संसद के आपके न्यायपालिका के निर्णय को ही पलट दिया। तो ये क्या है? एक प्रकार से न्यायपालिका की अवमानना है ना। दोनों को एक दूसरे के अधिकारों का सम्मान करना चाहिए
अगर न्यायपालिका कह रही है कि ये गलत है तो उसे गलत मानना चाहिए विधायिका को भी, पर विधायिका नहीं मानती, विधायिका उस चीज को नहीं मानती कभी कभी, तो ये सरासर गलत है। अभी आपने देखा होगा समलैंगिकता के मामले में, सेम सेक्स मैरिज के ऊपर साफ साफ स्पष्ट कर दिया आपकी न्यायपालिका ने कि हम इस पर कानून नहीं बनाएंगे, हम इस पर कानून नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम अभी आपको इसको वैलिड कर देते हैं और ये विधायिका जिसका काम वास्तविक रूप से है कानून बनाने का, और वो इसको खंडित कर दे तो हमारी प्रतिष्ठा पर आंच आएगी नहीं। बार बार अगर आपको मैं आप कुछ कह रहे हैं और मैं आपकी बात को पूरी तरीके से पलट दूंगा तो अच्छा लगेगा? आपका राजनीतिक कद छोटा होगा कि बढ़ेगा? छोटा होगा। तो बस यही बात है। इसीलिए न्यायपालिका ने कहा कि भैया ये काम, कानून बनाने का काम विधायिका का है तो विधायिका करे, इस पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम मना नहीं करते, लेकिन हम ये भी नहीं कहते हैं कि हम कानून बनाएंगे। कानून बनाने का काम उनका है तो वो करे और अपने हिसाब से टैकल करे। इसी के साथ ये चैप्टर आपका समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।